नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र सिंह रावत आज आपके समक्ष एक बार फिर से कवि कुंवर नारायण जी की एक अन्य कविता जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, बात सीधी थी पर को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले कुंवर नारायण जी के बारे में कुछ जानकारी, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में आपको बता दी है, फिर भी हम संक्षेप में इसको एक बार देख लेते हैं। कुंवर नारायण जी हिंदी साहित्य में 30वें शतक के प्रमुख कवि माने जाते हैं और आधुनिक हिंदी कविता में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जन्म 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में और निधन इनका 2017 में नई दिल्ली में हुआ। इनकी संपूर्ण उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से पूर्ण हुई। अब हम इनकी प्रमुख रचनाएं और सम्मान के बारे में जान लें। ये भी पहले बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लें कि चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, मेरे साक्षात्कार, इन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। और जो सबसे बड़ा सम्मान है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला था। और उसके बाद उससे पहले इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, कई सम्मान मिल चुके हैं। तो आइए आज हम इस कविता के पहले मूल भाव प्रतिपाद्य पर थोड़ा अपनी नज़र डाल लें। देखिए, कोई भी कवि है या साहित्यकार है, उसके सामने अपने भावों को संप्रेषित करने के लिए एक माध्यम होता है और वो माध्यम है भाषा, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो मौखिक रूप में हो। तो इस पूरी कविता में यही बताया गया है कि जो कथ्य है, यानी कथ्य का मतलब जो कहना चाह रहा है, जो उसके मन के भाव हैं, वो और भाषा दोनों के बीच कहीं ना कहीं टकराव होता है। और यदि कवि सही शब्दों को, सही भाषा को अपनी कविता में प्रयोग में ले आता है तो भावों को स्पष्ट कर पाता है। तो इस पूरी कविता में कवि ने कथ्य के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही है। और उसने स्पष्ट कहा है कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी भाव को स्पष्ट करने के लिए उसके लिए कोई ना कोई एक शब्द सुनिश्चित होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उसके लिए कोई पर्यायवाची रख दिया, और पर्यायवाची कभी किसी शब्द का होता ही नहीं है। उसके समानार्थी हो सकता है, लेकिन सटीक अर्थ देने वाला नहीं हो सकता। तो यहाँ इसने यही बात कही है, किसी भी भाव को आप जब स्पष्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक निश्चित और एक नियत शब्द होता है। कोई पर्यायवाची शब्द या किसी आडंबर से युक्त शब्द को आप जब प्रयोग में करते हैं तो वो उसके भावों को नष्ट कर देता है। और स्पष्ट कहा है कि अच्छी बात या अच्छी कविता बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। यानी आपने किसी सही बात को बताने के लिए आपको एक सही शब्द का प्रयोग करना ज़रूरी होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इसके लिए कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। और आपने यदि बिल्कुल सहूलियत से, बिल्कुल आसानी से उस चीज़ को प्रयोग में लिया है तो आपकी रचना भी प्रभावशाली बन जाएगी। आइए अब इस कविता का आदर्श वाचन भी करेंगे और साथ ही साथ हम इस कविता का अर्थ भी समझेंगे। बात सीधी थी पर एक बार, कि बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। देखिए, इसमें कवि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कवि के मन में कुछ भाव थे। यहाँ बात का मतलब है कि जो कवि के मन में उठने वाले भाव हैं या कवि जो कहना चाहता है वो उसको सहज रूप से कुछ कहना चाहता था। बात सीधी थी, बिल्कुल सहज थी बात, जिसको वो बताना चाहता था अपना कविता के माध्यम से। लेकिन उसने क्या किया कि भाषा के चक्कर में उसको फंसा दिया। अब भाषा का चक्कर क्या है कि समाज में कवि चाहता है कि समाज में उसकी जो कविता है वो कुछ प्रभावी रूप से प्रस्तुत हो, उसको कुछ नए ढंग से प्रस्तुत करे। और ऐसे में वो ऐसी भाषा प्रयोग में ले आता है या ऐसे शब्दों का चयन कर लेता है जो क्लिष्ट होते हैं या जो उसको जो बात है उसको ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाते। और कवि जो मूल बात कह रहा है उसने क्या किया, उस मूल बात को कहने के लिए अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया या उसने इस प्रकार के शब्दों का चयन किया जो शब्द उस बात के लिए नहीं बने थे। ऐसे में जब उसको लग गया कि ये जब बात टेढ़ी फंस गई है, यानी जो भाव है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे पाने की कोशिश में
उसने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि भाषा को उसने काटा है, तोड़ा है, मरोड़ा है। इसका जो मतलब यही है कि उसने शब्दों को, वाक्यों को, उसके अंदर के जो अलंकार हैं उनको थोड़ा सा उसने बदलने की कोशिश की, उनके रूपों को बदलने की कोशिश की, और शब्दों को उलट पलट किया। यानी कोई शब्द आगे लेकर गए, कोई कुछ कुछ पीछे लेकर गए। उन्हें देखा कि बात कहीं ना कहीं बन जाए, यानी जो भाव थे उसके मन में वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाए, या फिर भाषा से बाहर ही आ जाए, यानी जिस भाषा का प्रयोग किया है उससे वो भाव बाहर ही निकल आए, और फिर वो नए तरीके से उस कविता को प्रस्तुत करे। लेकिन हुआ क्या, इससे भाषा के साथ साथ जो उसके मूल भाव थे, मन की जो बात थी, वो और पेचीदा होती चली गई, यानी जटिल होती चली गई। जिसको उसको लगा कि अब इस बात को निकालना मुश्किल हो रहा है, तो उसने उसको बिल्कुल सफलता नहीं मिली और जटिलता की ओर उसको ले गया। आगे देखिए, उसको मैंने अर्थ समझा दिया है, फिर भी आपको मैं थोड़ा बता दूं कि मन के भावों को अभिव्यक्त करना चाहता था, समाज की प्रकृति को देखते हुए प्रभावी भाषा को प्रस्तुत करना चाहता था। उसने भाषा के चक्कर में अपनी जो मूल बात थी उसकी सहजता को ही नष्ट कर दिया। शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यों को उसने बदलने की कोशिश की, शब्दों को उल्टा पलटा सब कुछ किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, और भाषा के साथ जो बात थी वो भी ख़त्म हो गई। अब देखिए, उसने फिर क्या किया, जब उसको लगा कि पूरा कुछ उलझ चुका है, तो उसने सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, पेंच खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आपने देखा होगा कि कभी भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कार्य सही नहीं होता, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें ऊपर चढ़ाते हैं, हमें जानबूझकर आगे बढ़ने को कहते हैं, और ऐसे में हमें लगता है कि हम कर्तव्य दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारी हंसी उड़ा रहे होते हैं। तो यहाँ भी कवि जो है वो इसी प्रकार के इस भंवर जाल में फंस चुका है। उसने क्या किया कि अपनी बात को निकालने के लिए सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, धीरज से समझे बिना, उसने क्या किया कि जैसे हम जो कील होती है, जिसके पेंच होते हैं, जिस कील में जिसे स्क्रू बोलते हैं, वो खोलने की बजाय अब वो उसने डाल तो दी है अंदर, लेकिन वो बेतरतीब डाली है। उसकी जो खांचे हैं, जो उसके जो उसमें ढंग से वो घूम नहीं रही है, तो उसने खोलने की बजाय, कवि का ये कर्तव्य बनता है, या किसी भी जो बढ़ई है उसका ये कर्तव्य बनता है कि उसको वापस खोले और फिर वापस उसको पेंच में फंसा के उस कील को अंदर डाले। लेकिन कवि ने भी वैसे ही किया, खोलने की बजाय उसको बेतरह कसता चला गया, यानी जोर लगाकर उसको अंदर घुसाने की कोशिश करता चला गया। तो ऐसे में वो, और कहने का मतलब यही है कि जब पूरी बात पेचीदा हो गई तो सारी समस्या को उसने ध्यान से समझा नहीं, जाना नहीं, धीरज धरा नहीं, और हल ढूंढने की बजाय और अधिक शब्द जाल में फंसने लगा, यानी और अधिक उसी शब्द जाल के अंदर अपनी उस कविता के बात को सही करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ऐसे में बात का पेंच खुलने की बजाय और उसका अर्थ टेढ़ा होता चला गया। पेंच खुलने जो उसका जो अर्थ है वो आने के बजाय वो और टेढ़ा होता चला गया, और ऐसे में और जो अनुचित हो रहा था, तो जो शब्दों के इस प्रयोग पर जो दर्शक थे, यानी हम मान के चलें कि जो पाठक वर्ग होता है या दर्शक वर्ग होता है, वो उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो प्रशंसा हम 1 मिनट के लिए कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रशंसा नहीं होती है। आपने देखा होगा कि रीतिकाल के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं केशवदास, उनकी कविताओं में आपको पांडित्य मिलेगा, दुनिया भर का पांडित्य प्रदर्शन मिलेगा, लेकिन उन्हें भी कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। उन्होंने शब्दों का ऐसा चयन किया जो किसी कवि ने नहीं किया। ऐसे में उनकी कविताएं उलझती चली गई, और उनको समझने के लिए हमें शब्दकोश या कोई किसी प्रकार का विशेष अर्थ हमें खोजने पड़े। तो यहाँ एक बार तो आपको तमाशबीन जो देखने वाले हैं उनकी शाबाशी मिल जाएगी, वाह वाह मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में जो आपका अर्थ है, जो आपके भाव हैं, वो आप पकड़ नहीं पाएंगे, आप उनको स्पष्ट कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो पेंच जो है, यानी आपने बात को पेंच खोलना था, आपने बात को स्पष्ट नहीं किया। इसके विपरीत आपने क्या किया, बिना धैर्य समझे शब्द जाल में आप उलझते चले गए। और कवि ने स्पष्ट कहा है कि अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उसे उलझाना या उसको कठिन बनाना, ये कर्तव्य कहा है उसने,
कि आप कठिन बनाते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, एक कर्तव्य कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो कर्तव्य नहीं है। वास्तव में आप अपने भाव से बहुत दूर चले गए हैं। आप अपने उस जो मन की जो अभिव्यक्ति थी उससे बहुत दूर चले गए हैं। फिर उसने क्या बोला आगे, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से तो ठीक ठाक था, पर अंदर से न तो कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। देखिए, इसमें स्पष्ट कहा है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि अपनी बात को, अपने कथ्य को, अपने मन के भावों को निकालने की कोशिश कर रहा था और निकालने में उसने फिर बाद में देखा कि बिना धैर्य, बिना सोचे समझे उस और सब जाल में फंस गया वो। फिर उसने जोर ज़बरदस्ती की, जैसे हम कील के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं। जब वो कील खांचे में नहीं जा रही है, हम उसे कसते जा रहे हैं, लेकिन वो जब उसके लिए आगे एक खांचा ही नहीं बना तो कैसे जाएगी। तो जोर ज़बरदस्ती में क्या होता है, बात की चूड़ी मर गई। जैसे कील की चूड़ी ख़त्म हो जाती है, वैसे ही बात का प्रभाव भी ख़त्म हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो उसका जब प्रभाव ख़त्म हो गया तो जो बात थी वो बात का कोई अब अर्थ नहीं रहा। वो भाषा का एक शब्द जाल उसके चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन हमें जो है भाषा ही दिख रही थी, उस बात का हमें कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे में इसने कहा कि कील भी वैसे ही होता है। कील के की यदि खांचे मर जाएं तो उस जो उसके लिए निश्चित खांचा होता है, उस खांचे में वो घूमने लगती है, उसकी पकड़ नहीं रहती। तो वैसे ही इस जो भी इस कविता थी, जो इस बात थी, उसकी जो शब्द जाल में जाने के बाद उसका प्रभाव नष्ट हो गया, वो बनावटीपन में खो गई और जो उसने अभिव्यक्ति देनी थी वो अभिव्यक्ति दे ही नहीं पा रही थी। अंत में उसने कहा कि जब हार कर मैंने उस कील को ठीक उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से तो ठीक ठाक था पर अंदर से कसाव नहीं था। जिसने स्पष्ट कहा है कि जब मैंने कील को ठोंक दिया तो कील अंदर चली गई थी, ऊपर से सब जैसे लग रहा था कि कील बिल्कुल अंदर चली गई है, ठीक ठाक है, पर अंदर से उसमें कसाव नहीं था। यानी उसमें जो पकड़ होनी चाहिए कील में वो नहीं थी। तो कहने का मतलब यहाँ भी यही है कि उसने चूड़ी समाप्त होने पर, उसने बात का अर्थ समाप्त होने, प्रभाव समाप्त होने पर, उसने बात के अंदर जैसे तैसे करके उसको भाषा के अंदर बात को जैसे तैसे उसने अंदर घुसा दिया उसके अंदर। ऐसी स्थिति में कविता जो थी वो कविता जैसी लग रही थी, परंतु जो भाव की गहराई होती है, जो उसके अंदर की जो मन के की जो कहना चाहता है बात, उसकी जो गहराई होती है, वो ताकत उन शब्दों में नहीं थी। कविता बिल्कुल प्रभावहीन हो गई थी और जब वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया तो जो बात थी, जो भाषा के अंदर घूम रही थी, उसका मानवीकरण किया गया है कि वो एक शरारती बच्चे की तरह सामने आई। और क्योंकि वो अभी तक खेल रही थी, शरारती बच्चे जिस प्रकार हम छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं और हमारी पकड़ में नहीं आते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो बात थी वो एक शरारती बच्चे की तरह जो अब तक कवि के साथ खेल रही थी, उसको थका रही थी, उसको इधर उधर भगा रही थी। उसने लास्ट में पसीना पोंछते हुए कवि को पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। अर्थात क्या तुमने कभी भाषा को सरलता से, सहजता से, सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। तो आप प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है, इस पूरी कविता में दो ही बात प्रमुख है कि जब भी कभी आप किसी कविता को लिखना चाहें या कोई भी कवि इस कविता को लिखना चाह रहा है, तो जो भी भाषा का प्रयोग है वो बिल्कुल सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए और भावों के अनुकूल होना चाहिए। आप बनावटी भाषा के माध्यम से यदि कविता लिखना चाह रहे हैं तो आपकी वो शब्द जाल ही दिखेगा, वो आडंबर ही दिखेगा, वो जो अलंकारिक जो आपने प्रयोग किया है, वो जो भाषा है वही दिखेगी आपको। आपको अंदर के भाव स्पष्ट नहीं आएंगे। पांडित्य प्रदर्शन तो हो सकता है वो, लेकिन भाव का प्रदर्शन नहीं हो सकता। तो पूरी कविता में जब भी आप इसकी मूल भाव को आप समझें तो आपको बताना है कि जो कथ्य है और जो भाषा है उसके बीच में सामंजस्य होना चाहिए। कथ्य आप समझ गए होंगे। कथ्य का मतलब होता है
कि जो कवि कहना चाह रहा है, जो कवि के मन में भाव हैं, वो और जो भाषा का जो प्रयोग है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल सरल हो, बिल्कुल सहज हो, और जिस भाषा को पढ़कर आप भावों को ग्रहण कर सकें। तो अब आगे हम इनके भाव सौंदर्य पे आते हैं कि इस कविता में भाषा की सहजता की बात की गई है। देखिए, स्पष्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस कविता में भाषा की सहजता, सहज होनी चाहिए, हर किसी को समझ आनी चाहिए। यदि आपने चमत्कार करने के चक्कर में, या आप उसको अलंकारों से लदने के चक्कर में, या आपने उसमें किसी काव्य गुण है जिस गुण में आप मान के चलें कि ओज गुण है, तो आपने उसमें जो कठिन वर्णों का प्रयोग करना शुरू किया है, तो भाषा में दुरहता आ जाती है। भाषा आपके लिए उलझ कर रह जाती है, और भाषा जब उलझती है तो भावों को अपने अंदर उलझा लेती है। और कवि ने कविताओं को की आडंबरपूर्ण भाषा पर भी व्यंग किया है। कई कवि होते हैं जिनको थोड़ा तत्सम शब्दों का अच्छा ज्ञान होता है, जिनको काफ़ी जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी भाषा को बहुत ही आडंबरपूर्ण स्थिति में ले जाते हैं, जिससे उनके अंदर का जो कवि है वो मर जाता है कहीं ना कहीं। कोई भी रचना ढीले पेंच की तरह प्रभावहीन तब हो जाती है जब हम गलत और जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये बात पहले बताया कि आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, जटिल शब्दों का प्रयोग करेंगे, और वक्र शैली में आप उसका प्रयोग करेंगे, यानी कुछ अलग ही शैली आप बनाकर करेंगे, जैसे आप टेढ़ी शैली आप बोलते हैं, तो जटिलता के चक्कर में आपके मन के भाव आपके सामने कभी भी प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया है भाव सौंदर्य, अब हम जैसे शिल्प सौंदर्य जो आपकी परीक्षा में आता है, तो आप मैंने पूरा एक साथ ही लिखा है, फिर भी आप अपने कविता के हिसाब से देख लीजिएगा, आपके काव्यांश के हिसाब से। भाषा सरल है, सहज है, साहित्यिक खड़ी बोली है। यहाँ साहित्यिक खड़ी बोली होने के बाद भी भाषा में सरलता है, सहजता है। और काव्यांश जो है वो मुक्त छंद में है, यानी जो पूरी रचना है वो आपकी मुक्त छंद में है। यहाँ टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, ये सारे मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। वह साथ साथ, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी शब्द एक से अधिक बार रिपीट होता है, लगातार 2 बार रिपीट होता है, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेंच कसना, यहाँ पेंच कसना एक बिंब है। जैसे हम आपके मन में जैसे हम पेंच कसने की बात आती है, ठोकने की बात आती है, और उसको जोड़ लगाने की बात आती है, तो आपके मन में एक शब्द चित्र आपके मस्तिष्क में आपके पैदा हो जाता है, तो इसे बिंब कहते हैं। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता मतलब कि जो आपका कर्तव्य दिखाया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि कर्तव्य दिखाने का मतलब आपने इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हो, आप बार बार उसके साथ खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, उल्टा पटक कर रहे हो, और एक नए शब्द आप बना रहे हो, तो ये कर्तव्य है ये। लेकिन व्यंग्यात्मकता ये है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो तालियां नहीं बजा रहे हैं, आपको गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। कुछ लोकप्रिय उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया है, बेतरह, करतब, तमाशबीन, साफ, ये कुछ हैं। बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है, कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह, ये उपमा अलंकार हैं। इनमें आप बिंब भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द आपके आए हैं, उनको मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। बात की चूड़ी मर जाना, यानी बात का प्रभावहीन हो जाना, यानी आपने जब ज़बरदस्ती की शब्दों के साथ और बात के साथ, तो जो बात का जो अर्थ था उन शब्दों के जाल में फंसकर प्रभावहीन हो गया। बात की पेंच खोलना यानी चाहिए ये था कि आपको बात को ढंग से खोलना चाहिए था, पेंच को ढंग से खोलना चाहिए था, बात को ढंग से निकालना चाहिए था, ताकि बात सहज हो सकती, स्पष्ट हो सकती। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, यानी जो आपने भाषा के जाल में अपने कथ्य को फंसाया था, उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे शरारती बच्चा कई बार हमारी पकड़ में नहीं आता है। जब मम्मी आती होती हैं और बच्चे को नहाने के लिए बोलती हैं, बच्चा इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, तो वो इस प्रकार पकड़ में नहीं आता है। तो वैसे बात भी पकड़ में नहीं आ रही है। पेंच को कील की तरह ठोक देना, तो पेंच को कील की तरह ठोकने मतलब आपने जो बात थी उस बात को पकड़ने के लिए आपने देखा कि बात पकड़ नहीं आई, तो आपने उसको ठोक दिया पूरी तरह उस शब्दों के अंदर, तो ताकि अब वो बात फंस जाए अंदर। लेकिन बात में उसके बाद जब ठोकते हैं, जो स्क्रू होते हैं वो कभी ठोक कर कसे नहीं जाते हैं। उनको कसने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं। यदि हम उसको ठोकेंगे तो उनकी जो खांचे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उसमें कसावट नहीं होगी। तो जो जिस चीज़ के लिए जो नियत होता है, हम उस चीज़ के लिए वही यूज़ करते हैं।
हम स्क्रू वाली जो कीलें होती हैं उनके लिए स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, न कि उनके लिए हथौड़ा यूज करते हैं। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी भाव आपको प्रकट करने हैं उनके लिए वही शब्द यूज करें जो शब्द उसके लिए बने हों, जो उस भाव को प्रकट कर सकें। बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। यानी जब आपकी बात बन जाए, कहने का मतलब कि आपकी जो मन के भाव हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, और भाषा है, दोनों में सामंजस्यता आ गई है, दोनों सही हो गए हैं। तो आइए कुछ गृह कार्य प्रश्न अभ्यास पर भी चर्चा कर लें। देखिए, इसमें सब स्पष्ट लिखा है कि भाषा को सहूलियत से बरतना। ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर आता है, और ये प्रश्न चाहे वो यदि आपके कोई काव्य सौंदर्य वाला प्रश्न ना आए, या आपके इस प्रकार का कोई प्रश्न जो आप काव्यांश है वो ना आए, तो आपके इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या है कि भाषा को सहूलियत, मैं आपको बता चुका हूँ कि भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब यही है कि जब भी आप भाषा का प्रयोग करें तो ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो आपकी जो मन की अभिव्यक्ति है, मन की जो बात है, उसको स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाए। भाषा एक साधन है, न कि साध्य। यानी आपका मेन साध्य है आपके मन की बात बताना, तो आपको साधन के रूप में प्रयोग करना है, न कि उसको साध्य के रूप में। दूसरा, कवि रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण है या भाषा की? आपको देखो कि स्पष्ट कहा गया कि भाषा महत्वपूर्ण है या भाव, तो स्पष्ट है कि भाव ही महत्वपूर्ण होंगे जो आप कहना चाहते हैं। भाषा तो एक साधन है, और यदि आपने उसमें आडंबर डाल दिया, उसमें आपने दुनिया भर के आपने कुछ शब्द जाल डाल दिया, तो वो आपकी बात को ही ख़त्म कर देंगे, भाव को ही ख़त्म कर देंगे। और किसी भी कवि के लिए ज़रूरी है कि वो अपने भावों को स्पष्ट करे। बात ने कवि से क्या पूछा और क्यों पूछा? तो आपको बताया, बात ने पूछा था कि आपने क्या भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, और क्यों पूछा? क्योंकि वो अभी तक भाषा के शब्द जाल से उलझ रहा था, उसे जूझ रहा था। बात की चूड़ी मर जाना, मैंने आपको बताया कि बात की चूड़ी मर जाना यानी आपकी बात प्रभावहीन हो गई है, बेकार में घूमने लगी है। पेंच को खोलने की बजाय कसना, आपको स्पष्ट कहा गया है कि आप बात को स्पष्ट करने के बजाय उसको और उलझाते चले जा रहे हैं और ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहे हैं। कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ? परिणाम यही हुआ कि लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, और कवि को लगा कि लोग उसकी वाहवाही करें, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। ये एक व्यंग्य है। और कवि की असफलता का क्या कारण था? क्योंकि वो सब जाल में बुरी तरह उलझ चुका था, इसलिए उसकी सब असफलता का कारण ये था कि वो अपने मूल भाव को वो स्पष्ट नहीं कर पाया। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।